केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो बंटवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज रहे हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की पूरी खबर यानी डिटेल रिपोर्ट देने का। आज खबरों की शुरुआत करेंगे गृह मंत्री अमित शाह की खबर के साथ। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलनों में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकन स्नैक की तरफ आंख उठाने वालों को जिस तरीके से चेतावनी दी है, वो आज बड़ी खबर बनी। उनकी ओर से कहा गया कि जो देश विरोधियों के साथ साथ बांग्लादेश की सत्ता में बैठे यूनुस के लिए भी एक बड़ा मैसेज था। क्या कुछ खास कहा गया अमित शाह की ओर से, सुनाते हैं आपको, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल से अमित शाह की ये दहाड़ देश विरोधियों से लेकर बांग्लादेश में बैठे यूनुस के कानों में भी गूंज रही है। उनके एक एक शब्द भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वालों को सीधी चेतावनी है कि अगर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन स्नैक की तरफ आंख उठाने की जुर्रत भी की तो अंजाम कितना बुरा हो सकता है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बैरकपुर और बागडोगरा में क्षेत्रीय कार्यकर्ता सम्मेलनों को संबोधित किया। बागडोगरा में बोलते हुए अमित शाह ने साफ कर दिया कि चिकन स्नैक को लेकर भारत विरोधियों की साजिश को देश किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगा, जिसे पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? इंडी अलायंस वाले उनको छुड़वाने के पीछे पड़े, सुप्रीम कोर्ट तक उनके सांसद इनकी पैरवी करने के लिए गए, मगर अंत में तो सत्य का विजय होता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी जमानत को खारिज कर दिया और इनके इरादे कभी इनके इरादे बढ़ नहीं आने वाले हैं। चिकन स्नैक पर सीधा संदेश देते हुए अमित शाह ने घुसपैठिए के मुद्दे को भी पुरजोर ढंग से उठाया, जहां उन्होंने दो टूक कहा कि बंगाल से एक एक घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा। घुसपैठिए हमारे युवाओं की रोजगारी खा रहे हैं, हमारे गरीबों का चावल खा रहे हैं और यहां आकर दंगे कराकर भारत को असुरक्षित कर रहे हैं। मैं आज कहकर जाता हूं, सिर्फ घुसपैठ नहीं रुकेगी, बंगाल से एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर वापिस भेज दिया जाएगा। इस दौरान घुसपैठियों को शरण और शह देने के लिए शाह ने टीएमसी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि ममता बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है, जिसके चलते बंगाल में घुसपैठ हो रही है। चुनाव के बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री बीएसएफ को जमीन हैंडओवर करेगा। वो उल्टा मुझे सवाल कह रही है कि भारत सरकार क्या कर रही है। मैंने पार्लियामेंट में जवाब दिया था, बीएसएफ को बाढ़ लगाने के लिए भूमि चाहिए, आप नहीं देती हो। 7-7 बार मैंने पत्र लिखा है। मैं चलकर खुद ममता बनर्जी की ऑफिस में गया हूं, आपने भूमि नहीं दी और आपने सरहद को कई जगह पे खुला छोड़ा है, वहां से घुसपैठिए घुस रहे हैं। यहां आप गलत सर्टिफिकेट बनाकर देते हो और वो देश भर में फैलकर देश को असुरक्षित करता है।
बंगाल की हाई कोर्ट ने कह दिया कि ममता बनर्जी जितनी जमीन बीएसएफ को चाहिए वो सभी जमीन 31 मार्च 2026 के पहले दे दी जाए। इसका मतलब आप जमीन नहीं देते। ममता दीदी, आपको जमीन देनी है तो दीजिए, न देनी हो तो न दो। अप्रैल अंत में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री 45 दिन में पूरी जमीन बीएसएफ को हैंडओवर कर देगा, हैंडओवर। वहीं राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर के अमित शाह ने टीएमसी पर हमला बोला, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि तुष्टीकरण और घुसपैठियों को खुश करने के लिए टीएमसी वंदे मातरम का विरोध करती है। किसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की थी। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे? बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एनआरसी पर सीएम ममता बनर्जी के विरोध पर भी अमित शाह ने कटाक्ष करते हुए कहा कि वो चाहे जितना विरोध कर ले, घुसपैठियों को हटाना ही होगा। और एसआईआर का विरोध ममता दीदी जितना करना है इतना कर दो। एसआईआर ये न्यायिक तरीके से चल रहा है। हम चुनाव आयोग का समर्थन कर रहे हैं। मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना ही पड़ेगा और जो बचे कुचे रह जाएंगे वो भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। मित्रों, भाजपा का सीएम आकर निकाल देगा। बंगाल चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा सूबे की सियासत में पूरी तरह से गरमाया हुआ है, जिस पर बीजेपी भी पूरी तरह से आक्रामक है। वहीं ममता इसे लेकर अपने वोट बैंक पर असर और बीजेपी की तरफ से वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिशों को देखते हुए रक्षात्मक रुख अपनाई हुई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बंगाल की जनता घुसपैठ को लेकर क्या सोच रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बता दें आपको कि इसी साल बंगाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ है। और आज जब गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे बंगाल तो घुसपैठियों से लेकर अलग अलग मुद्दों को लेकर के कुछ ऐसा कहा जो बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक बड़ा संदेश बन गया। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते हैं यूपी की। यूपी की सियासत में क्या सब कुछ ठीक ठाक है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जनता के बीच सेवा का दम भरने वाले माननीय अब आपस में ही उलझ रही हैं, वो भी सदन में नहीं बल्कि सड़क पर। कल जिस तरीके से मंत्री जी का रसूख और विधायक जी के तेवर देखने को मिले और जब वो दोनों भी सड़क पर टकराए तो हंगामा बरपा और अब ये मुद्दा प्रदेश का सबसे बड़ा सियासी मुद्दा और हलचल बन गया है। सरकार और संगठन पे सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही विपक्ष भी अब इसे लेकर सरकार पर, पार्टी पर हमलावर है। क्या कुछ चल रहा है यूपी में इस मुद्दे को लेकर, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। भाई साहब आ गए। ये तस्वीरें गवाह हैं उस तल्खी की जो बंद कमरों से निकलकर अब चौराहों पर आ गई। उत्तर प्रदेश के महोबा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब योगी सरकार के कद्दावर मंत्री और स्थानीय विधायक के बीच तीखी झड़प हो गई। बात प्रोटोकॉल से शुरू हुई और वर्चस्व की जंग तक जा पहुंची। ये कोई कठिनाई नहीं थी। विधायक जी हमारे स्वयं जनता का काम है, जनता का काम लेकर हमारे बीच में आए थे और मैं आश्वस्त किया हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम सब मंत्रीगण और अधिकारीगण मिलकर जो समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे।
ये रोड के बजाय सर्किट हाउस में मिल लेते, कहीं गेस्ट हाउस में बैठकर बात कर लेते। दरअसल यूपी के महोबा में बीजेपी विधायक बृजभूषण राजपूत और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आपस में भिड़ गए। मंत्री एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। बीते शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे विधायक ने 100 ग्राम प्रधानों के साथ मिलकर उनका रास्ता रोक लिया। 30 कार और 20 बाइकें मंत्री के काफिले के सामने खड़ी कर दी। चरखारी विधायक ने मंत्री से अपनी विधानसभा के 100 गांवों में पानी न पहुंचने और पाइपलाइन के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न होने पर नाराजगी जताई। कहने लगे कि जिले के 90% गाँव के लोग मुझसे पूछते हैं, मैं क्या जवाब दूं? इस पर विधायक के समर्थकों और सीओ सदर और कोतवाल की भी झड़प हो गई। अधिकारी लोग लगातार झूठे आंकड़े बनाकर जो है मंत्रियों मुख्यमंत्रियों तक को दे रहे हैं। महोबा को देश में नंबर 1 पर दिखाया है कि सबसे ज्यादा और सबसे अच्छा काम जो है महोबा में हुआ है। हकीकत कुछ और है। आज मेरे साथ में 40 से 50 प्रधान यहाँ 50-60 प्रधान यहाँ आए। उन्होंने सबने लिख के दिया माननीय मंत्री को कि हमारे गांव में सड़कें टूटी, जो सड़कें तोड़ दी हैं वो रिपेयर नहीं की है, जो पाइपलाइन डाले हैं वो अभी से चिटक गए हैं, पानी की टंकियां बनी है वो चूने लगी है और कई लोगों के गांव में पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इसको लेकर हम लोग जो है माननीय मंत्री जी को रोका, उन्हें ज्ञापन दिया। वहीं इस विवाद के बाद महोबा प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आया। विधायक बृजभूषण ने जो भी आरोप लगाए उसकी सत्यता जांचने के लिए तमाम गांवों से आंकड़े जुटाए गए। देर रात करीब 10:30 बजे महोबा की टीम ने जल जीवन मिशन और महोबा में सड़कों का आंकड़ा जारी किया। बताया गया कि केवल 13 किलोमीटर सड़कों की रिपेयरिंग का काम बाकी है। लगभग 717 किलोमीटर सीसी रोड क्षतिग्रस्त हुए थे पाइपलाइन लेइंग के दौरान, जिसके सापेक्ष आज तक अद्यतन 706 किलोमीटर का सीसी निर्माण पूर्ण हो चुका है और इसका वेरिफिकेशन थर्ड पार्टी एजेंसी सेंसस द्वारा भी कराया जा चुका है। शेष 12 किलोमीटर की जो सड़कों का पुनर्निर्माण है उसके लिए कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया जा चुका है और तत्परता से उसका समाधान कराया जा रहा है। डीएम की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों और विधायक की तरफ से लगाए गए आरोपों में बड़ा अंतर है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये लड़ाई किसी विकास कार्य को लेकर नहीं बल्कि अहंकार की लड़ाई है। सवाल ये कि क्या सड़क पर हुआ ये टकराव एक बहाना था, असली गुस्सा काफी पुराना था। इस घटना के बाद जहां सरकार और संगठन में हड़कंप मचा है तो वहीं विपक्ष को बीजेपी पर निशाना साधने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा कि हमने तो पहले ही कहा था कि भाजपा के डबल इंजन ही नहीं डिब्बे भी आपस में टकरा रहे हैं। भाजपा के ही विधायक द्वारा अपनी ही भाजपा सरकार के मंत्री को बंधक बनाना ये दर्शाता है कि भाजपा सरकार के विधायक अब अगले चुनाव में हारने वाले हैं। वैसे ये न सोचा जाए कि इन दोनों के बीच की ही लड़ाई है। दरअसल ये तो केवल सैंपल या कहें नमूना है। हर विधानसभा क्षेत्र में यही हाल है। योगी सरकार में अनुशासन को सर्वोपरि माना जाता है, लेकिन बीच सड़क पर हुई ये तकरार सरकार की उस छवि को सीधी चुनौती दे रही है। एक तरफ मंत्री का प्रोटोकॉल तो दूसरी तरफ विधायक का क्षेत्रीय वजूद। अब गेंद हाईकमान के पाले में है। क्या वो आपसी गुटबाजी को खत्म करने के लिए कोई सख्त संदेश देंगे या फिर इस सियासी आग को ठंडा होने के लिए वक्त के भरोसे छोड़ दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यूपी के महोबा में 20 सड़क पर बवाल हो गया, जिसके बाद ये सियासी मुद्दा भी बन गया। अखिलेश यादव सरकार पर, पार्टी पर हमलावर हैं, लेकिन याद दिला दे आपको कि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ये जो रस्साकशी देखने को मिली ये वाकई में पार्टी और सरकार दोनों के लिए चिंता का विषय है। बढ़ते खबरों में आगे। ईरान के कई शहरों में धमाके की खबर सामने आई। अलग अलग जगहों पर यहां पर धमाके भी हुए। धमाकों में कई लोगों की जान चली गई। इतना ही नहीं, यहां पर सैकड़ों लोग इस धमाके के बाद घायल बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं ईरान में धमाकों की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। ईरान की जिस तरीके से हालात है वहां पर ऐसा लग रहा है मानो जंग की तैयारी चल रही है। खबरें फैल रही हैं कि अमेरिका कभी भी अटैक कर सकता है और ऐसे हालातों के बीच ईरान में धमाके से पूरा का पूरा इलाका दहल उठा है। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग और धुएं का गुबार है। अब सवाल खड़े होते हैं कि इन धमाकों के पीछे का राज क्या है। समझाते हैं आपको रिपोर्ट में।
ये तस्वीरें ईरान के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह बंदर अब्बास की। शनिवार को यहाँ हुए एक भीषण धमाके में कई लोग मारे गए, जबकि सैकड़ों लोग इस धमाके के बाद घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि इसकी गवाही ये 8 मंजिला इमारतें दे रही है, जो धमाके के बाद ताश के पत्तों की तरह बह गई। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में दिखाई दे रहा है कि इमारत का बाहरी हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं कुछ दुकानों में भारी नुकसान हुआ है। इमारत के बाहर और कारों के ऊपर मलबा पड़ा है। ये इमारत 8 मंजिला है। इसके दोनों मंजिलों में अधिक नुकसान हुआ है। ये इमारत बंदर अब्बास के मुअल्लम बुलेवार्ड क्षेत्र का बताया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं। बंदर अब्बास के अलावा अहवाज, परंद, शरियार और करास क्षेत्र में भी धमाके की खबर है। एक के बाद एक जोरदार धमाके से ईरान दहल उठा है। ईरान के कई शहरों में हुए रहस्यमयी धमाकों ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। बंदर अब्बास से लेकर फिजाओं में सिर्फ धुआं और चीखे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें घायलों को बचाने और लाशों को निकालने की कोशिश की जा रही है। ईरानी प्रशासन धमाकों को गैस रिसाव बता रहा है, लेकिन शक की सुई कहीं और भी घूम रही है। दावा किया जा रहा है कि IRGC नेवी के कमांडर एडमिरल एलीरेजा तंगसीरी को निशाना बनाया गया है। बाद में ईरानी मीडिया ने इन्हीं खबरों को पूरी तरह से खारिज करते हुए इन अफवाहों को साजिश बताया है। आपको बता दें कि अब्बास ईरान के लिए व्यापार और तेल के लिहाज से सबसे संवेदनशील इलाका है। गनीमत यह है कि धमाके का असर शहर के मुख्य ऑयल रिफाइनरी या पाइपलाइनों पर नहीं पड़ा। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईरान के इस धमाके ने इसलिए पैनिक फैला दिया क्योंकि इस देश को अमेरिका की आर्मी ने पूरी तरह से घेर लिया है। समुद्र में ट्रंप ने एक बड़ा आर्माडा तैनात कर दिया है और बार लिया है। इजरायली अधिकारियों ने बैक टू बैक पोस्ट कर बताया कि इजराइल का इन धमाकों से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी है कि ईरान में बैक टू बैक धमाके किसी बड़ी जंग का आगाज है या सिर्फ एक इत्तेफाक। सवाल ये भी है कि क्या मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध एक बार फिर से गहरी होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर ईरान में जो बैक टू बैक कई धमाके हुए, इसके पीछे का राज क्या है? क्योंकि इस वक्त ईरान कई मोर्चों पर परेशान दिखाई दे रहा है। जहां पर एक तरफ ईरान में ही खुद घर के भीतर गृहयुद्ध छिड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका की ओर से हमले की चेतावनी है। हालांकि इस बीच ईरान में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे और अब बात करते बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग सुलगती जा रही है, जहां बलूचों ने मुल्ला मुनीर की सेना के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके तहत बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और दूसरे सरकारी ठिकानों को चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। इसी के तहत BLA ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान खून के आंसू रो रहा है और अपने ही घर में बुरी तरह घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरा मामला क्या है, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। बलूचिस्तान में मुल्ला मुनीर के निजाम के खिलाफ बगावत की आग ज्वालामुखी बनकर फूटने लगी है। वहीं बलूचिस्तान, जिसने कभी जिन्ना की धोखेबाजी, टिक्का खान, जियाउल हक और मुशर्रफ के अत्याचारों का दंश झेला, अब वही मुल्ला मुनीर के जुल्मों से कराह रहा है। उन्हीं बलूचों ने मुनीर सेना के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। बलूचों ने अपनी जमीन पर इस्लामाबाद, रावलपिंडी के नुमाइंदों और सरपरस्तों पर धावा बोल दिया। ऑपरेशन हेरोफ के तहत BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके मुनीर और शहबाज के वफादारों को चुन चुन कर निशाना बना रही है, जिसमें मुनीर की जुल्मी फौज, पुलिस और पाकिस्तान सरकार के ठिकाने सब पर हमले किए जा रहे हैं। BLA ने 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, जिसमें बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा, संग मस्तंग, नुश्की, चागई और ग्वादर शामिल है, जिसमें क्वेटा का सबसे संवेदनशील रेड जोन, नुश्की में फ्रंटियर कॉर्प्स मुख्यालय और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट यानी CTD के दफ्तर को निशाना बनाया गया है। इसमें आपराधिक तौर पर 10 पाकिस्तानी सैनिकों के मौत की खबर है।
जबकि क्वेटा में 4 पुलिसकर्मियों के मारे जाने की खबर है। इसी बीच बीएलए लड़ाकों ने बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सैन्य और प्रशासनिक ठिकानों पर हमले के बाद अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। वो चाहे क्वेटा के पुलिस थाने हो, जिन्हें तबाह कर बलूच लड़ाके उनकी छत पर खड़े होकर अपनी ताकत दिखा रहे हो, या फिर बाजारों को अपने कंट्रोल में लेने का खुला ऐलान कर रहे हैं। अपनी मातृभूमि को जुल्मी पाकिस्तान से आजाद करवाने के लिए बलूच विद्रोही अब किसी भी हद तक जाने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ तेज होते विद्रोह और बीएलए के हमलों पर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है। ये ऑपरेशन जो ऑपरेशन हिरौफ के नाम से चल रहा है पाकिस्तानी सुरक्षा बल के खिलाफ, ये दिखाता है कि बीएलए का साल प्रति साल बलूचिस्तान पे कब्जा और पकड़ बढ़ती जा रही है, जो कि पाकिस्तान की सेना और सुरक्षा बलों के लिए एक गहरी चिंता का विषय है। बलूचिस्तान में जुल्मी पाकिस्तान के खिलाफ क्रांति की मशाल अब और तेज हो गई है, जो मुल्ला मुनीर और शहबाज के घरों को अपनी जद में लेने को भड़क रही है। ठीक उसी तरह जैसे 71 में मुक्ति वाहिनी के योद्धाओं ने याह्या खान और भुट्टो का घमंड चूर चूर कर दिया था, कुछ वैसा ही अंजाम 5 दशक बाद एक बार फिर दोहराने के करीब है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बलूचिस्तान में विद्रोह की आग ने मुल्ला मुनीर और शहबाज शरीफ के रातों की नींद उड़ा दी है। जहां पे एक तरफ उनकी ओर से अगर बात की जाए तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आए दिन जो ने ख्वाब में डर आते रहते हैं। इस बीच बीएलए आर्मी की ओर से जो विद्रोह किया गया है, इसके बाद जगह जगह अटैक किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान अपने ही घर में चौतरफा घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे उत्तराखंड की। देवभूमि उत्तराखंड में 4 धामों में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने की मांग अब देश भर के जो हिंदू धर्म स्थल हैं उनमें भी होने लगी है, जिसके तहत उज्जैन में साधु संतों ने इस मुद्दे पे अपना समर्थन देते हुए यहां पे इस मांग को सही ठहराया है। वहीं इस मांग का विरोध करने वालों ने इसे समाज को बांटने की कोशिश करार दिया है, जबकि साधु संतों का कहना है कि सभी को धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी मांग जायज है। हालांकि इस मुद्दे को लेकर अब विवाद भी खड़ा हो गया है, दिखाते हैं कैसे। देवों के धाम में अब गैर हिंदुओं का क्या काम? ये सवाल अब देश के लगभग सभी बड़े मंदिरों और धाम की देखरेख करने वाले साधु संतों की तरफ से उठाए जाने लगे हैं। हालांकि इसकी शुरुआत सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से हुई, लेकिन अब ये मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है। अब उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भी गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग उठी है। इतना ही नहीं, महाकालेश्वर मंदिर समेत सभी 12 ज्योतिर्लिंगों और 51 शक्तिपीठों में भी गैर सनातनियों का प्रवेश वर्जित करने की मांग हो रही है। इसके लिए साधु संतों ने प्रशासन से विचार करने का अनुरोध किया है। देखिए, पूरे वर्ग जितने धर्म हैं उनको वैमनस्य के रूप में इसको नहीं देखना चाहिए। क्या हिंदुओं को मक्का में अनुमति है जाने की? वेटिकन के सेंट्रल कॉरिडोर के अंदर जाने की अनुमति है क्या? हर एक धर्म की अपनी शुचिता है, अपनी पवित्रता है, अपनी परंपरा है। उसी प्रकार से वैदिक सनातन वाङ्मय में हिंदुत्व की अपनी एक परंपरा है। पूरे देश के प्रधान मंदिरों में यदि रोक लगती है तो निश्चित तौर पर महाकालेश्वर, 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम और अन्य मंदिरों पे इस पर रोक होनी चाहिए। उससे हमारी संस्कृति सदैव बची रहेगी। संस्कृति का जो पालन है वो होता रहेगा। नहीं तो किसी दिन ये सिर्फ सारे मंदिर जो है, हमारे देश के सारे मंदिर जो तीर्थ हैं, ये तीर्थ न रहते हुए पर्यटक हो जाएंगे, और जब पर्यटक हो जाते हैं तो आप जानते हैं कि व्यभिचार ज्यादा बढ़ता है। साधु संतों का ये तर्क है कि सभी धर्मों की तरह हिंदुओं की भी अपनी परंपरा है। लोग देश के कोने कोने से व्रत उपवास करते हुए अपने आराध्य के दर्शन के लिए आते हैं।
ऐसे में गैर हिंदुओं की मौजूदगी उनकी आस्था और पूजा पद्धति को खंडित कर सकती है। साधु संतों का यह भी कहना है कि हमने बहुत सालों तक ये बर्दाश्त किया, लेकिन अब नहीं। ऐसे में नियम बनते हैं तो किसी भी अन्य धर्म के लोगों में वैमनस्यता नहीं होनी चाहिए। संत समाज अब पीएम मोदी और सीएम योगी तक अपनी मांगों को पहुंचाना चाहता है। किसी से वैमनस्य नहीं चाहते। आप हमारी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। आप हमारे जो आंतरिक प्रदेश है ना, आंतरिक क्षेत्र है, जैसे महाकालेश्वर मंदिर का आंतरिक क्षेत्र है, उसके अंदर आपका प्रवेश नहीं है। बाह्य क्षेत्र उज्जैनी का है या उज्जैन के नगर का है, वहां पर आप रह सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, उसमें क्या बुराई है। हम सब समान है, भारतीय तो हैं और सभी हिंदू हैं यहाँ पे, तो भले परिवर्तित हो गए, किंतु हमारी पूजा पद्धतियों की पवित्रता के ऊपर जब लांछन लगता है, जब उसके अंदर कहीं ना कहीं व्यवधान आता है, जब विधर्मी कोई आता है जिसके यहाँ पे रक्तपात के साथ में होता हो, जिसकी परंपराओं के अंदर वो पूर्णता नहीं है, वो शुद्धता नहीं है जो सनातन वैदिक वांग्मय मांगता हूँ। उधर उज्जैन में भी साधु संतों की मांग का वीएसपी ने समर्थन किया है। पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि हिंदू तीर्थों पर ऐसी गतिविधियां होती हैं जिससे हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती है और अब इसे रोकने के लिए नियम बनाए जाने जरूरी है जो सभी मंदिरों पर बराबर लागू हो। जहाँ जहाँ भी हिंदू तीर्थ या हिंदू मंदिर हैं, वहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि अन्य धर्म के विधर्मी लोग जब आते हैं ना, तो लव जिहाद या इस तरह की कई गतिविधियां बढ़ती है। उसके कारण वहाँ का वातावरण भी खराब होता है और सामाजिक सांप्रदायिक द्वेष भी बढ़ता है। इस कारण हमारा ऐसा मानना है कि इनका वहाँ प्रवेश बंद होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सनातन की परंपरा है उसमें मंदिरों में उसका पूरा पालन होता है। इसी बीच महाराष्ट्र में साधु संतों ने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी की मांग उठाई है, जिसके तहत कहा गया कि संत राज्य के चारों ज्योतिर्लिंगों में आने वाले श्रद्धालुओं के आधार कार्ड चेक करवाएं। उज्जैन में जो संत महात्माओं के द्वारा मांग उठाई गई है कि ज्योतिर्लिंग परिसर में मुस्लिमों को बैन किया जाए, उसी तरह से हम भी महाराष्ट्र से मांग करते हैं। महाराष्ट्र में 5 ज्योतिर्लिंग आते हैं, जैसे त्र्यंबकेश्वर है, कृष्णेश्वर एरोला है, भीमाशंकर है पुणे में, औंढा नागनाथ है हिंगोली में और परली वैजनाथ है। इस स्थानों के ऊपर भी मुस्लिम को पूरी तरह से बैन किया जाए। और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।